तो मैं अपनी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। इसमें 3 टीम ने काम किया है। एक तो हॉस्पिटल की टीम जिसने ट्रीटमेंट दिया है, एक हमारी पीछे साइंटिफिक टीम बैठी हुई है जिन्होंने डे एंड नाइट काम किया है, एक हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम और चौथी टीम जो है जो दवा बना रही है। तो 4 टीम्स ने इसमें ज़रूरत हुई है तो डे एंड नाइट काम किया है। अब आपका सवाल आता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे इसका क्या इफेक्ट है। तो हमारी पायलट स्टडी, हमारी प्रॉस्पेक्टिव क्लिनिकल ट्रायल और हमारा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इंटरनेशनल नॉर्म्स पे ये ट्रायल किए गए हैं। ये केवल यूपी यूएमएस में नहीं, अमेरिका में बैठे हुए आदमी के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। हमारे 4 फ्रंट पर आरटीपीसीआर बेस्ड, क्लिनिकल बेस्ड, हिमेटोलॉजिकल बेस्ड, रेडियोलॉजिकल बेस्ड 4 के 4 कंपोनेंट्स जो हमने स्टडी के पहले डिसाइड किए थे, चारों पे हमारी स्टडी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट पाया गया है। चारों पैरामीटर पे खरा उतरा है। चूंकि आप लोग जर्नलिस्ट हैं, साइंटिस्ट के आधार पर मैं बता सकता हूं, पावर ऑफ स्टडी भी निकाला गया है जो भी ग्लोबली एक्सेप्टेड है। तो एक्सेप्टेंस की जहां तक बात है, यहां से अमेरिका तक जो हमें स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिले हैं वो कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। ऑप्शन खुला है, डेटा अवेलेबल है, जिसकी भी इच्छा हो वो हमारे कंप्यूटर पे और हमारे रिकॉर्ड्स देख सकता है। जिस तरह से मैंने पहले कहा, जहाँ तक वैक्सीन की बात है, हमको ये क्लियर होना चाहिए कि इट इज़ नॉट ए वैक्सीन, इट इज़ नॉट द ट्रायल ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन हम देते हैं बीमारी को रोकने के लिए। ये तब है जब बीमारी हो गई और दवा है। इट इज़ अ मेडिसिन विच इज़ टुडे डिक्लेयर्ड एज एंटी कोरोना। ये एंटीवायरल है कि नहीं ये मैं क्लेम नहीं करता, लेकिन ये बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, ये मैं क्लेम कर सकता हूँ आज कंट्रोल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के बेसिस पर। सिस्टम से ये दवा बचा सकती है। जैसा कि आपने कहा कि आयुर्वेदा है, मैं इस बात से भी डिक्लाइन करता हूं कि प्योर आयुर्वेदा अगर इसको कहा जाए तो मेरा ख्याल न्यायोचित नहीं होगा। इसमें आयुर्वेदा के उन्होंने वो कंपोनेंट लिए हैं जिसमें मॉडर्न मेडिसिन ने एलोपैथी ने उन कंपोनेंट्स पे कहीं ना कहीं स्टडी कर रखी है और वही इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं। और इसमें छोटी मात्रा में एलोपैथी के विटामिन्स भी अवेलेबल है, इसीलिए हमने इस मेडिसिन को एलोवैदिक मेडिसिन का नाम दिया। ये इफेक्टिव है, ये मैं नहीं, ट्रायल के रिजल्ट्स, 3 लेयर के रिजल्ट्स, लेवल 1 के एविडेंस बेस्ड रिजल्ट्स कह रहे हैं। और ये जो स्टडी है हमारी, ये ऑक्सफोर्ड क्राइटेरिया के हिसाब से इट इज़ अ evidence of level 1, it is an evidence of level 1 in medical science। तो ये level 1 का evidence मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, ये साइंस डिक्लेयर कर रही है कि दिस मेडिसिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट कोरोना इन माइल्ड मॉडरेट सीवियर कैटेगरी, नॉट इन क्रिटिकल कैटेगरी, बिकॉज द स्टडी हैज नॉट बीन कंडक्टेड इन क्रिटिकल पेशेंट टिल डेट। जिस तरह से देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। सारे जो 60 पेशेंट्स में स्टडी की गई है उनको 2 आर्म में बांटा गया। एक आर्म था जिनमें मेडिसिन दी गई, एक आर्म था जिसमें मेडिसिन नहीं दी गई। यहाँ ये भी बताता चलूँ, जो कोमॉर्बिडिटीज थी वो 60% केसेस में आर्म 1 में पाई थी और 23% केसेस में आर्म बी में थी। तो फर्क यही हो गया, मतलब कोमॉर्बिडिटीज इंटरवेंशनल ग्रुप में ज़्यादा थी। 60% केसेस में या तो डायबिटीज थी, या हाइपरटेंशन था, या थायराइड की बीमारी थी, या कैंसर था, या हार्ट अटैक हो चुका था, इस तरह की बीमारियां थी। जबकि आर्म बी में जिसमें दवा नहीं दी गई उसमें केवल 23% केसेस में ही कोमॉर्बिडिटीज थी। अब इन सारे 60 पेशेंट्स को, चाहे वो आर्म ए के थे चाहे वो बी के थे, सारे पेशेंट्स को स्टैंडर्ड ऑफ केयर एलोपैथी में जो अवेलेबल है वो दी गई। इसका मतलब ये है कि इनको एंटीबायोटिक दिए गए, इनको एंटीकोआगुलेंट्स दिए गए, इनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एज पर प्रोटोकॉल दी गई,
इनको स्टीरॉइड्स भी दिए गए, इनको आवश्यकता पर ऑक्सीजन भी दी गई, आवश्यकता पर फिजियोथेरेपी भी की गई। ये सारे जो ट्रीटमेंट हैं जो एलोपैथी में अवेलेबल है वो सारे 60 पेशेंट्स को दिए गए। एक आर्म में ट्रीटमेंट के 30 हो गए आरएनबी के, और दूसरी आर्म में जो है वो जिनमें कैप्सूल तो एक ही तरह का मिला, लेकिन एक में ट्रीटमेंट था आरएनबी थी, एक कैप्सूल में आरएनबी नहीं था, उसमें केवल शुगर थी। अब 4 पैरामीटर में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस मिले। नंबर 1, 93% केसेस R1 में निगेटिव हो गए 6th डे में, जबकि 73% केसेस निगेटिव हुए RB में 6th डे में, और 12th डे में 100% निगेटिव हो गए RA में जिसमें ट्रीटमेंट दिया गया, और 90% निगेटिव हुए RB में जिसमें RNB नहीं दी गई। तो एक तो पैरामीटर यही डिफरेंट हो गया। फिर क्लिनिकल फीचर्स देखे गए। 8 क्लिनिकल फीचर्स जब हमने के रिजल्ट्स देखे और एक एक क्लिनिकल फीचर्स में स्टैटिस्टिक्स लगा के देखी गई, तो ये पाया गया कि आर्म ए में सिम्टम में इम्प्रूवमेंट हो गया 5.9 डेज में, आर्म बी में इम्प्रूवमेंट हुआ सिम्टम्स में 7.1 डेज में। इसके बाद हमने रेडियोलॉजिकल पैरामीटर्स देखा। एक्सरे में 89% इम्प्रूवमेंट मिला 12th डे पे आर्म ए में, और 57% इम्प्रूवमेंट मिला आर्म बी में। तो ये भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट था। इसके बाद प्लेटलेट ब्लड का पैरामीटर जो देखा गया, ब्लड पैरामीटर में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट मिला आर्म ए में, और नॉन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट मिला आरबी में। मतलब ये भी डेटा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हो गया। मतलब आर ए में 43% इंडेक्स से 12 डेज में 80% इम्प्रूवमेंट हो गया प्लेटलेट्स में, और आर बी में जो है 28% से 75% ही हुआ। तो ये 4 पैरामीटर, RT-PCR नंबर 1, क्लिनिकल नंबर 2, एक्सरे नंबर 3 and hematological platelet count number 4. These 4 factors have been found to be significantly different between 2 arms. The arm which was given RNB, the arm which was not given RNB, but all the patients received standard of care. So we have found 4 statistically significant differences between 2 arms. It immediately signifies that RNB in a randomized controlled single institutional trial of short recruitments, only 60 patients were recruited, number is short, but these have been found to be statistically significant. तो और जहाँ तक साइड इफेक्ट्स की बात है, हमने किडनी के फंक्शंस, लीवर के फंक्शंस, ब्लड के फंक्शंस, मसल के फंक्शंस में 9 से लेके 12-13 इन्वेस्टिगेशन करीब करवाए। वो सारे के सारे स्टेबल बने रहे। ये इससे सिद्ध होता है कि आरएनबी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिला। अगला एक पैरामीटर होता है जो इम्यून मार्कर होता है, जिसको एलडीएच कहते हैं, उसमें भी सुधार मिला। एलडीएच जब बढ़ता जाता है तो मरीज का प्रोग्रेशन होता जाता है डेथ तक, लेकिन उसमें भी वो पैरामीटर भी डिक्रीज हुआ, दोनों ग्रुप में हुआ, लेकिन ट्रेंड जो है आरएनबी ग्रुप में ज़्यादा अच्छा मिला। वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, उसके लिए और बड़ी स्टडी साइड करनी पड़ेगी, तब पता चलेगा। लेकिन ये तय है कि इम्यूनिटी चूंकि ज़्यादा हुई इसीलिए वो पैरामीटर स्टेबलाइज रहा, नहीं भी रहा तो डिजीज का प्रोग्रेशन नहीं हुआ। ये सिद्ध करता है कि इस दवा में इम्यूनिटी बूस्टिंग की भी कैपेसिटी है। एक लास्ट, हमारे यहाँ टोटल 441 पेशेंट्स अभी तक एडमिट हुए हैं और 281 पेशेंट्स हमने डिस्चार्ज कर रखे हैं। अभी 85 पेशेंट करीब हमारे यहाँ भर्ती हैं। तो ये हमारे यहाँ की स्टैटिस्टिक्स है, और 80,000 के ऊपर हम टेस्ट कर चुके हैं कोरोना के। तो इस तरह आप देखते हैं कि कोविड का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। करीब 85,000 हो गए।